नमस्कार, खास खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमित और आज हम चर्चा करेंगे अमित शाह की। जी हां, अमित शाह का जो दूसरा दिन जो रहा वो भी काफी व्यस्त रहा। कई बैठकों में उन्होंने भाग भी लिया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बातें जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि राजस्थान का जो संगठन है, बीजेपी का संगठन है, उसे 4 माह में कैसे मजबूत बनाया जाए, उसको लेकर उन्होंने यहां पर बातें कही है। उसके अलावा चाहे दलितों के ऊपर हो, चाहे रोजगार के मुद्दे पर हो, चाहे सरकारी योजनाओं के बारे में खूब उन्होंने तारीफ भी करी। चलिए इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए अमित शाह के यहां पर जो बात कर रहे थे, अमित शाह ने आज कई मुद्दों पर बातचीत की। लगातार कई बैठकों में व्यस्त रहे। साधु संतों, पदाधिकारियों, सांसद, विधायकों की भी उन्होंने आज बैठकें ली। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उस दौरान बैठक में मौजूद रहीं। बैठकों के बाद अमित शाह ने एक प्रेस वार्ता भी करी और उस प्रेस वार्ता में जो बड़ी बातें हैं निकलकर सामने ये आई कि प्रदेश बीजेपी का संगठन अगले 4 माह में बनेगा अजय। ये उन्होंने बड़ी बात कही। उसके अलावा विधानसभा, लोकसभा चुनाव के लिए ये जो समय चल रहा है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी कम समय बचा है। यूपीए कार्यकाल से कई गुना मिल रही है राजस्थान को सहायता। तो मीडिया के ज्यादातर सवालों का शाह ने कहीं न कहीं गोलमाल जवाब भी वो देते हुए नजर आए, बसते हुए नजर आए। दलित के घर भोजन करने के सवाल पर जब शाह से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भोजन करने से नहीं सुधर सकती किसी की भी स्थिति। ये बड़ी बातें उन्होंने कही है। तो कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा भी हुई और साधु संतों और पदाधिकारियों और सांसदों और विधायकों की भी उन्होंने बैठकें ली। तो कुछ बड़ी बातें यहां पर जो अमित शाह ने कही है वो दलितों के ऊपर कही है। उसके अलावा राजस्थान संगठन को किस तरीके से यहां पर मजबूत बनाया जाए, किस तरीके से अजय बनाया जाए, उसको लेकर भी उन्होंने यहां पर अपनी बात रखी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां पर अगर किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है, किस तरीके से सत्ता और संगठन में जो तालमेल है वो कैसे बिठाना है, उसको लेकर अमित शाह लगातार बैठकों में व्यस्त रहे। सांसदों से उन्होंने संवाद किया, विधायकों से उन्होंने संवाद किया, साधु संतों से संवाद किया, प्रदेश पदाधिकारियों से संवाद किया, विस्तारकों से यहां पर उन्होंने संवाद किया। तो लगातार संवादों का जो दौर है उनका चल रहा है और संवाद करने का जो उनका लक्ष्य है वो यही है कि किस तरीके से पार्टी को यहां पर मजबूती प्रदान की जाए और जो टारगेट है राजस्थान विधानसभा का जो टारगेट है 180 और लोकसभा का जो टारगेट है 25, उसे कैसे पूरा किया जाए, इन्हीं मुद्दों को लेकर यहां पर खासतौर से चर्चा हुई है। तो कुछ बड़ी बातें हैं जो हम आपके सामने हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या यहां पर बड़ी बातें रही है। लगातार जो बैठकों का जो दौर है वो आज चला है और कल की भी अगर बात करें तो कल भी उन्होंने जो बातें करी हैं वो बड़ी बातें करी कि मैं विभागवार यहां बैठकें लेने नहीं आया हूं, बल्कि यूपी की तर्ज पर आप काम करें, बूथ लेवल को आप मजबूत करें, तभी पार्टी अपने जो रणनीति है, पार्टी का जो लक्ष्य है, पार्टी का जो टारगेट है, तभी उसे पूरा किया जा सकेगा। अगर निचले स्तर से लेकर, अगर पूरी जमीनी स्तर से लेकर आगे तक की जो स्थिति है वो मजबूत रहेगी, तभी पार्टी अपना जो टारगेट जो यहाँ पर निश्चित किया है लोकसभा और विधानसभा के लिए, उसे पूरा किया जा सकेगा।
बिहार का जो दौरा है वो 3 दिवसीय दौरा है और पहले दौरे की अगर हम बात करें, पहले दिन की बात करें, तब भी उन्होंने कई बैठकों में उन्होंने भाग लिया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी उन्होंने शिरकत की थी और आज की अगर बात करें तो लगातार सुबह से उनका जो बैठकों का दौर है वो चलता रहा। सांसदों से उन्होंने मुलाकात करी, विधायकों से मुलाकात करी, साधु संतों से मुलाकात करी। तो लगातार सभी से वो संवाद कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं किस तरीके से राजस्थान में पार्टी को मजबूती यहाँ पर प्रदान की जाए और जो टारगेट है पार्टी का विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उससे कैसे पूरा किया जाए, ये एक यहाँ पर बड़ी बात है। तो लगातार वो टिप्स दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने आज टिप्स दिए किस तरीके से आपको सरकार की योजनाओं को किस तरीके से आपको जन जन तक प्रचारित और प्रसारित करना है, उसको लेकर भी उन्होंने मंत्र दिए। उसके अलावा जीएसटी के बारे में जिस तरीके से बीजेपी शासन में जीएसटी लागू हुआ, बीजेपी ने जो लागू किया उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जीएसटी के बारे में जो लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को आपको ही दूर करना होगा, आपको व्यापारियों से मिलना होगा। और कार्यकर्ताओं को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपको राजस्थान में जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में भी आपको बताना होगा लोगों को। हालांकि भामाशाह योजना, जल स्वावलंबन योजना सहित कई योजनाओं की उन्होंने जमकर सराहना भी की। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, काफी विकास हुआ है और इसी तरीके से अगर विकास की गंगा हमें बहानी है तो अगले साल वापस से जब चुनाव होने हैं तो उसमें बीजेपी को जिताना है। यूपी की तर्ज पर काम करने की जो नसीहत है, जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को दी है कि उस पर अगर आप काम करेंगे तो आपका जो बूथ लेवल है और पार्टी भी मजबूत होगी। पार्टी के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों पर आपको काम करना होगा, उन सिद्धांतों पर आपको चलना होगा। बार बार वो एक बड़ी जो बातें कर रहे हैं कि यूपी की तर्ज पर आप काम करें। यूपी की तर्ज पर ही काम करने के बाद अमित शाह के नेतृत्व में वहां पर यूपी में एक बहुत बड़ी जीत मिली थी, तो उसको लेकर वो यहां पर बातें कर रहे हैं। तो मिशन 180 और मिशन 25 की जो उसको कैसे पूरा किया जाए उसको लेकर आज दिन भर बैठकों का जो दौर है वो चलता रहा। अमित शाह पूरे दिन भर बैठकों में व्यस्त रहे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी भी उनके साथ इस दौरान रहे और लगातार वो इस बारे में फीडबैक लेते रहे। तो बीजेपी अध्यक्ष ने साधु संतों से भी मुलाकात की और मुलाकात के बाद साधु संतों का क्या कुछ कहना था वो भी जरा बताते हैं। वही कि भारत का और हमारे राजस्थान का उद्धार हो और हमारे धर्म की रक्षा हो, संस्कृति की रक्षा हो, और इसके बारे में कहा। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। नहीं, उसके बाद नहीं, एक बात भी नहीं हुई। सरकार का क्या रुझान है, मतलब आस्था नहीं, भारत की संस्कृति जैसे रामायण दिया सभी को, नहीं तो पहले हमारे कहते थे कि वो अरे बेटा, अरे गाड़ी आगे करो, वो ताजमहल देते थे। कई जगह हमारी संस्कृति पे अच्छा ही बोला बस। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी पधारे और उन्होंने एक विचार गोष्ठी रखी। उसमें सभी राजस्थान से जो है तमाम संत महंतों को उन्होंने आमंत्रित किया और भारतीय संस्कृति के ऊपर ज्यादा जोर देकर के उन्होंने विचार करने के लिए एक सम्मेलन के रूप में आज यहाँ एकत्रित किया। और उन्होंने अपने विचार में यही प्रकट किया कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्रीय स्तर पर हमने भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। भारत जैसे पवित्र राष्ट्र में जहां परमात्मा श्री कृष्ण, परमात्मा श्री राम जैसे अवतार गायों की सेवा करते हो, महिमा को प्रतिष्ठापित करते हो, पूजा करते हो, आज भी उस भारत जैसे राष्ट्र में
गायों की दुर्दशा और गायों की हत्या ये निंदनीय, जघन्य और शर्मनाक अपराध है। इस पर तुरंत प्रभावी से रोक लगनी चाहिए। हां, एक जो समाज के कुछ समाज कंटक लोग गौरक्षक नाम रख करके किन्हीं लोगों को, निर्दोष लोगों को अगर सताते हैं तो मैं उसे सर्वथा उचित नहीं ठहरा सकता। सम्मान किया, सत्कार किया, पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विश्वास रखती है। इसलिए आपको आना पड़ेगा यार। संतोष आशीर्वाद राम मंदिर के मुद्दे पे बात करें, बाकी वो कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। संतोष से आशीर्वाद लेने का ही कार्य। कोई मुद्दों की बात नहीं, संतों की तरफ से आशीर्वाद का मुद्दा था। तो साधु संतों से उन्होंने जब उनका संवाद रहा, साधु संतों का क्या कुछ कहना था वो यहां पर आपको हमने बताने की कोशिश यहां पर करी है। और यहां पर उनका यही कहना था कि जिस तरीके से प्रदेश में जो काम चल रहा है, उस प्रदेश में किस तरीके से अब आगे हमें काम करना है, उसको लेकर भी यहां पर कई सुझाव भी दिए गए हैं। तो लगातार वो संवाद कर रहे हैं, लगातार वो सुझाव ले रहे हैं और कहीं न कहीं पार्टी कैसे मजबूत हो, क्योंकि राजस्थान में अभी जिस तरीके से अभी देश में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए उसमें जो वोटिंग भी हुई, कुछ क्रॉस वोटिंग की भी खबरें सामने आई। 171 यहां पर जरूरत थी, 171 की यहां पर बात कवायद यहां पर सामने आ रही थी, लेकिन 166 जो वोट है वो मिल पाए थे उस समय। तो कुछ 3-4 वोटों का जो अंतर था उसको लेकर भी यहां पर चर्चा चली, क्रॉस वोटिंग को लेकर। कहीं ना कहीं जो कुछ विधायक हैं जो उनकी पार्टी के विपरीत चलने की जो कवायद है उसको लेकर भी वो यहां पर चर्चा करते रहे, क्योंकि अगर मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो मिशन है, जो हमारा टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। वो उन्होंने यहां पर भी बातें कही हैं। इसके अलावा जो योजनाएं हैं, खासतौर से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है और उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। उसके अलावा भामाशाह योजना है, इसका भी लाभ जो लोगों को मिल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने यहां पर बात करी है, काफी सराहना की है। शाह का सुबह पहले उन्होंने साधु संतों से संवाद किया। साधु संतों से संवाद करने के बाद विधायकों, सांसदों से उन्होंने मुलाकात करी, उन्होंने चर्चा करी, मंत्रियों से भी उन्होंने बातचीत की। किस तरीके से अब हमें आगे 1.5 सालों में किस तरीके से काम करना है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, उन चुनाव को लेकर हमें किस तरीके से रणनीति बनानी है, उस रणनीति को पर भी यहां पर चर्चा हुई है। तो यहां पर अमित शाह ने जो बड़ी बातें कही हैं, आज दिन भर वो बैठकों में व्यस्त रहे और क्या कुछ उन्होंने कहा दलितों के बारे में और संगठन के बारे में, हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले गुलाबी नगर जयपुर में अपने 3 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के दौरान आए अमित शाह ने दूसरे दिन भी बैठकों का दौर जारी रखा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में शाह ने कहा कि आगामी 4 माह में बीजेपी के संगठन को अजय संगठन बना दिया जाएगा, जो 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव और 2019 के आम चुनाव में महत्वपूर्ण साबित होगा। शाह ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और राजस्थान को केंद्र से मिल रही सहायता को यूपीए सरकार के वक्त से कई गुना ज्यादा बताया। इस दौरान उन्होंने दलितों के भोजन करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा भी की। 7 करोड़ 74 लाख लोगों को, बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगारी देने का काम किया है और लगभग 4 लाख करोड़ की लोन को आवंटित किया गया है। राजस्थान के अंदर 26 लाख बेरोजगार युवाओं को
10,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन देने का काम किया है और 15,711 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। हमने स्वरोजगारी को रोजगार के मामले में बढ़ाया है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राजस्थान में वसुंधरा राजे जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों मिलकर प्रदेश और देश के लिए एक ग्रोथ इंजन का काम कर रहे हैं और साथ में ये 3 दिन में संगठन के भी सभी अंग उपांग का हमने मीटिंग किया है और मैं आज आपको 1.5 दिन के बाद बताने की स्थिति में हूं कि हम अगले 3-4 महीने में राजस्थान के संगठन को एक अजेय स्थिति में लाएंगे और राजस्थान भाजपा को अजेय, जिसको कोई पराजित न कर सके, इस प्रकार की स्थिति में लाने का काम करेंगे। दलितों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी ही है भैया। दलितों की स्थिति न करने से भी नहीं सुधरेगी। न करने से सुधरेगी क्या? इसको स्थिति के साथ क्यों जोड़ते हो भैया? मैं आपके घर पर भोजन करने आऊं तो आपकी स्थिति सुधर जाएगी? ऐसे होता है कभी भोजन से? शाह ने दूसरे दिन सबसे पहले साधु संतों और प्रबुद्ध जनों के साथ एक होटल में मुलाकात की और उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जिला अध्यक्षों को संगठन के ढांचे को मजबूती के लिए मंत्र भी दिया। विधायकों और सांसदों के साथ दूसरे दिन का अंतिम सत्र रहा, जिसमें 2018 और 2019 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की जीत के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। चलिए सुबह ब्रेक का है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे थे अमित शाह के बारे में। अमित शाह दिन भर बैठकों में व्यस्त रहे। साधु संतों से उन्होंने संवाद किया, विधायकों से उन्होंने संवाद किया, सांसदों से यह संवाद किया और हमारी जो आगे की अब जो चर्चा है उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा। ओवर टू। शुक्रिया अमित। तो ये हमारे सहयोगी अमित जो पूरी तरह से बता रहे थे कि अमित शाह का जयपुर प्रवास का दूसरा दिन कैसा रहा। वो बैठकों के दौर जारी रहे जो निर्धारित कार्यक्रम था उसके तहत, लेकिन संघ कार्यालय उन्हें जाना था। शायद एक शीर्ष पदाधिकारी नहीं होने की वजह से वहां नहीं पहुंच पाए। एक दलित के घर भोजन का कार्यक्रम भी था, वो भी नहीं हो पाया। कुछ फेरबदल इस तरह से रही हैं और बैठकों में सबसे पहले उन्होंने साधु संतों और प्रबुद्ध लोगों के साथ में एक होटल में मुलाकात की। उसके बाद जिलाध्यक्षों को उन्होंने जीत का मंत्र दिया, क्योंकि 18 और 19 का जो चुनाव है एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए और किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनौती होता ही है चुनाव। उसके बाद उन्होंने सांसदों और विधायकों से भी चर्चा की। चलिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर सुशील शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विष्णु कुलवाल जी हैं और मदन राठौड़ साहब भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक हमारे साथ में। सुशील जी, अमित शाह साहब का दूसरे दिन के दौरे की बात करें तो किस नजरिए से देखते हैं? उन्होंने एक बात कही है कि आने वाले 4 से 5 महीने में हम भाजपा के प्रदेश के संगठन को एक अजेय संगठन के रूप में बनाएंगे। चाहे 18 की चुनौती हो चाहे 19 की चुनौती हो, यही अजेय संगठन पूरी तरह से आगे लेके जाएगा। देखिए योगेंद्र जी,
संगठन बनाने का और मजबूत करने का ये पार्टी का आंतरिक मामला है। अब वो कैसे मजबूत होगा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या क्या करेंगे, ये काफी लंबे समय से इन पे प्रक्रिया चल रही है। और ये संगठन का बनना बिगड़ना एक अलग प्रक्रिया है और जनता का जुड़ना, जनता का हटना एक दूसरी प्रक्रिया है। आप चाहे 12 की राहुल गांधी की रैली लो या अभी 2 दिन पहले ही जो 19 तारीख को बांसवाड़ा में किसान रैली, आदिवासी रैली हुई है, उसके आप देखो कि दोनों सभाओं में लाख लाख से ऊपर लोग पहुंचे हैं और ऐतिहासिक रैलियां उन जगहों में हुई है जहां भाजपा ने करीब करीब सभी सीटें जीत रखी है। वहां तो 2 सीटें ही पूरे डिवीजन में कांग्रेस की जीती हुई है। उसके बावजूद वहां पर इतना जबरदस्त सैलाब का उमड़ना ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन कितना ही मजबूत करती रहे। जनता से वो कटती जा रही है, किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप आदिवासियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप बेरोजगारों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप जो है नोटबंदी के चलते जो देश भर में 50 लाख को घर बैठ गए, किसान का बेटा जो शहर मजदूरी करता था वो घर आ गया। मूल रूप से जो मूल समस्याएं हैं, जो बेसिक प्रश्न है देश के सामने, प्रदेश के सामने, उनका क्या हो रहा है, उनका क्या समाधान है सरकार के पास, ये मेन बात है। पार्टी अपने संगठन को बनाए, किसी को जोड़े, संतों को के शरण में जाए, किसी के अखाड़ा खाए नहीं खाए, वो इनका आंतरिक मामला है। सत्ता का नशा है, सत्ता का स्वागत है, सत्ता का जलवा है, जो सारे चैनल उसको दिखा रहे हैं। तो ये एक सत्ताधारी प्रक्रिया अलग चीज है, आम जन की दुर्दशा, आम जन की जो दशा है वो एक अलग विषय है। हमें ये देखना है कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुने हुए लोग हैं वो जनता के प्रति कितने संवेदनशील हैं और जनता के प्रति किए गए वादों का उन्होंने कहां तक पूरा किया है। और खुद भाजपा की मीटिंग के अंदर इनके नेताओं ने, किसान नेताओं ने इस प्रश्न को उठाया है कि हमने जो वादे किए थे 150% जो है हम जो है फायदा किसानों को देंगे, 100% लागत पे 50% फायदा जोड़ करके देंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, कुछ राज्यों में हो गया, कुछ में नहीं हुआ। जेटली जी कह रहे हैं कि कोई कर्जा माफ नहीं करेंगे, राज्य अपना खुद की बीमारी खुद साफ करें। तो जो स्थितियां देश के सामने है, जो आम जनता के सामने है, जो 3 साल पहले, 3.5 साल पहले राजस्थान की सरकार ने जो अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, वो संकल्प पत्र का क्या हुआ, जो केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। तो मूल समस्याओं से हम ध्यान हटा करके और इस तरह के कार्यक्रमों में जो है समय दे रहे हैं, वो एक बड़ा चिंता का विषय है। भाजपा का आंतरिक मामला, वो कुछ भी बैठक करें, कैसे करें, 2 दिन करें, 5 दिन करें, कुछ भी कार्यक्रम देते रहें, कुछ भी कहते रहें, ये इनकी है, ये तो नशे में है, सत्ता के नशे में है, ये जनता तकलीफ में है, उसकी तरफ इनको ध्यान देना चाहिए। विष्णु कुरवाल जी, आपसे मुखातिब हूं, जानना चाहूंगा कि 3 दिन के प्रवास का दूसरा दिन जो बैठकों के दौर चले और संगठन में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है कि अगला जो चुनाव है एक सहजता के साथ ही चुनाव लड़ा जा सके। यूपी पैटर्न को भी लागू कर रहे हैं, बूथ विस्तारक, बूथों को मजबूत करना, लगातार अमित शाह ये बात कह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो स्वाद है, मुझे लग रहा है बीजेपी को काफी रास आ रहा है और वही ट्रैक राजस्थान में भी अपनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक मामला है और उससे हमें कोई संबंध नहीं है। हर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अपने संगठन के ऊपर जाती है, संगठन की मजबूती और चुनावी तैयारी है, उसका तो आंतरिक मामला संगठन तक हो सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट दूसरे राजनीतिक दलों पे भी पड़ेगा। चुनौती तो आप ही लोगों के सामने पेश करनी है उनको। देखिए, राजस्थान में जो होने वाले चुनाव है 2018 में विधानसभा के, उसके अंदर अब ये प्रयास चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि विपक्ष को किस ढंग से तोड़ा जाए और विपक्ष के जो जीते हुए जो उम्मीदवार हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में कैसे शामिल किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी, मुझको समझ में नहीं आता कि अमित शाह साहब इतने बड़े आदमी हैं तो उनको मौसम विभाग में लगा दिया जाए ना कि बरसात कहां पड़ेगी, कहां पड़ेगी। वो गुजरात के लिए बोलते 150 सीट, राजस्थान के लिए बोलते 100 सीट, 180 सीट। सवाल इस बात का है कि ये इनका पार्टी का मैटर है। देखिए, हमारी पार्टी का जो सवाल है, हमारी पार्टी केंद्र बेस्ड पार्टी है और गरीबों की पार्टी है। और जिस ढंग से राज्यसभा में जिस प्रकार की कार्रवाई हुई, हिंदुस्तान के हर समाज के लोगों ने देखा, जो गरीब तबका उसने देखा कि उनके नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। इस प्रकार की कार्रवाई करके ये जो जनता को दिखाना चाहते हैं, उससे जनता लगातार देख रही है। देखिए योगेंद्र जी, भी सत्ता इनका राज इनका है। अब ये कैसा भी जुलूस निकाले, कौन मना करने वाला? हम लगा ले, मैं तो कल सुबह हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे ये, क्योंकि रैली निकली
उसकी परमिशन मैंने कमिश्नर साहब से बात की थी, तो इनके पास कोई परमिशन नहीं थी। मगर आज हम इस प्रकार की रैली करें तो कल सुबह हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। देखिए, सत्ता का नशा तो होता है, मगर सत्ता के नशा में अधिकारी इन्वॉल्व होता है, वो एक अलग चीज है। पर आने वाला चुनाव राजस्थान की जनता बताएगी। देखिए, हर पार्टी को पता होता है मैं चुनाव जीतूंगा और चुनाव जीतूंगा, मगर जब चुनाव रिजल्ट आता है, जब पता पड़ता है जीतेगा कि हारेगा। तो राजस्थान की जनता ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.25 साल में राजस्थान में क्या किया है। अगर विकास ही किया होता ना तो अमित शाह साहब को यहाँ नहीं आना पड़ता, फिर विकास के आधार पर चुनाव जीत जाते हैं। तो ये इन्होंने घोषणा पत्र का कोई ध्यान नहीं दिया, राजस्थान का कोई विकास नहीं किया। अब ये झूठे बहाने और ये रोजाना इस प्रकार कभी साधु संतों से मिलेंगे, कभी कार्य, देखिए इनका विचार आपस का मैटर कुछ भी करे ना, अगर वोट तो साधु के पास भी एक है, मेरे पास भी एक है, तो जब वोट पड़ेगा ना तो जीत और वोट से होगी। और राजस्थान की जनता ने सोच लिया है कि परिवर्तन यहाँ होगा और निश्चित परिवर्तन होगा। चलिए मदन जी, आपने सुना संगठन में जान फूंकने के लिए अमित शाह आए हुए हैं। वैसे आपका संगठन सत्ता पक्ष का है, मजबूत संगठन ही होगा, और उन्होंने कहा कि अजय संगठन के रूप में हम राजस्थान बीजेपी को बना देंगे ताकि 18 और 19 की जो चुनौती है उसको हम आराम से जीत सकें। देखिए साहब, वैसे तो दोनों ने यही कहा कि हमारा आंतरिक मामला है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, एक आपको पता होगा, एक कोई व्यक्ति पहलवान हो और वो कसरत करे, दूध पिए, तो पड़ोसी पैंट क्यों भरता है, ये समझ में नहीं आई। ये मैं एक आश्चर्य की बात है। मतलब ये कोई व्यक्ति अपने संगठन को मजबूत करता है, अपने आप को स्वस्थ करता है, सुदृढ़ करता है, तो पड़ोसी को भय क्यों होता है, ये कोई भी व्यक्ति इसमें नहीं समझ पाएगा। देखिए, हमारा बिल्कुल ये संगठनात्मक मामला था, हमारा आंतरिक मामला है। हम अपने परिवार को सुदृढ़ कर रहे हैं, हमारे जितने भी आनुषंगिक संगठन है उनको हम मजबूत कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी इतनी सुदृढ़ हो जाए, अजय किला बन जाए। ये तो ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरों को क्यों दर्द होता है ये समझ में नहीं आई। जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ का प्रवास का कार्यक्रम था, वो पूरे देश भर में कर रहे हैं। 3 दिन राजस्थान में भी उनका रहने का कार्यक्रम है और यहाँ पर विभिन्न जितने भी हमारे, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे प्रकोष्ठ हो या प्रकल्प जो छोटे मोटे हैं, उन सब से अलग अलग बात कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनमें क्या दिक्कतें आ रही है, उसको किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। केवल संगठन की बात थी, संगठन के विषय पर ही वो आए, संगठन को सुदृढ़ करने के निमित्त ही आए, और इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी, जैसे ये कह रहे हैं ना, सत्ता का उपयोग कतई नहीं किया, जरूरत भी नहीं थी, करने की जरूरत है। हमारा संगठन इतना सुदृढ़ है, उसको और व्यवस्थित रूप से करने के लिए आना कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सोचता हूं कि किसी को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनको चिंता हो रही है वो अपना घर संभाले, अपना परिवार संभाले। उनके घर में जिस प्रकार का बिखराव हो रहा है, और मैं सोचता हूं कि वो उसी को ठीक करने में लग जाए तो उनके लिए ठीक रहेगा। हमारे आंतरिक मामलों में उनको दखल नहीं करना चाहिए, किसी के घर में देखने की कोशिश नहीं करनी। सुशील जी, कुछ एक चीजों को लेकर के चलिए मैं सुशील जी आपके पास में होंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद में वापस लौटते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के 3 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन को लेकर। उनके प्रवास में जो अलग अलग 14 बैठकों का एक उन्होंने कार्यक्रम तय किया है। सुशील जी, एक बड़ी बात और कही है अमित शाह ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कि यूपीए सरकार का वक्त भी रखा, उन्होंने आंकड़े भी पेश किए कि उस वक्त जो राज्य को मिला और वर्तमान सरकार के वक्त मिला, कहा कि 2.5 गुना पैसा दिया गया है। एक बड़ा एक गैप, कुछ योजनाओं में 30% ज्यादा है, कुछ में 2 गुना है, तो एक गैप, एक बड़ा गैप बता रहे हैं वो कि यूपीए सरकार अगर ध्यान देती तो राजस्थान की स्थिति बहुत बेहतर हो सकती थी। नहीं, उन्होंने जो आप कह रहे हैं कि साहब उसमें बहुत पैसा मिला, आज बहुत पैसा मिल रहा है, तो फिर ये जा कहाँ रहा है पैसा? प्रश्न ये है कि नरेगा के लोगों को पेमेंट नहीं हो रहा। प्रश्न ये है कि जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उनका हल क्यों नहीं हो रहा है? भारत सरकार इनको इतना वित्तीय साथ दे रही है, सहयोग दे रही है, तो बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली में इनकी सरकार, यहाँ सरकार है, निश्चित रूप से होना ही चाहिए। अब आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था राजस्थान का, आप देखिए कि जो जोधपुर के अंदर बाड़मेर में जो ऑयल वाला अपना जो था उसको लेकर के रिफाइनरी वाला,
जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलने की बात है, उसको खामखा 3 साल डिले कर दिया। इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं थी, रिव्यू करना था वो जल्दी कर लेते। अब तक वहां फैक्ट्रियां जो है चालू हो जाती है, वहां उसके बेसिक जो दूसरी फैक्ट्रियां डिपेंड करती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगती हैं, हजारों लोगों को रोजगार मिलता। वो तो राजस्थान का विकास हुआ था, उसमें हम एक सिर्फ राजनीति वजह से जो है उसको हमने इतना डिले कर दिया। वो काला सोना निकल रहा है वहां जाकर के, गुजरात में जाके वो साफ हो रहा है। यहाँ होता तो राजस्थान को बहुत ज्यादा फायदा होता, लोगों को उसे जो अन्य पदार्थ निकलते हैं उसके बेसिक जो दूसरी इंडस्ट्रियां लगती हैं, कितना अच्छा काम अशोक गहलोत जी ने उसमें किया था। लेकिन चलो दे रहा है दुरुस्त है, अब जाके कुछ शुरू होने की बात चल रही है, लेकिन जो समय निकल गया वो उसको पकड़ नहीं सकते अपन, और हर चीज को उसका फर्क आ गया। एक आपने साथ ही जी बताइए आप क्या पूछ रहे? जी मेरा ये सवाल था कि आपने कहा कि पार्टी की मजबूती इनका आंतरिक मामला है। अगर राजनीतिक उसमें दृष्टिकोण से देखें तो आंतरिक मामला तो इनका संगठन की मजबूती का हो सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रतिपक्षी पार्टियों पे, विपक्षी पार्टियों पे भी आता है, क्योंकि ये जब चुनाव का वक्त आता है तो संगठन की मजबूती एक चुनौती होती है दूसरे संगठन के लिए। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान में आप देखिए कि सचिन पायलट जी जब से अध्यक्ष बने उसके बाद में लगातार 4 उपचुनाव हुए, 4 में से 3 हमने जीते। एक धौलपुर का चुनाव वो कोई चुनाव नहीं था, चुनाव आयोग उसमें हार गया। जो जिस तरह की व्यवस्था फैली, जिस तरह सत्ता का दुरुपयोग हुआ, जिस तरह व्यापारियों को डराया गया, जिस तरह मतलब कानून की धज्जियां जो उड़ाई गई वहां, और हमने चुनाव जीत लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पब्लिक ने सब देखा है। साथ ही जो राजस्थान के संगठन पर, राजस्थान की सरकार पर मोदी जी को भरोसा नहीं है, अमित शाह जी को भरोसा नहीं है। 3 दिन तक बैठ के हर चीज को वो खुद रिव्यू कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बैठ के एक स्टेट में बैठ के इस तरह से सारा एक एक चीज जो है वो इससे साफ है कि भाजपा डरी हुई है कांग्रेस की मेहनत से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ताओं की जो रैलियां कांग्रेस की जो हो रही हैं उसका सीधा इम्पैक्ट आ रहा है कि मोदी जी ने अपने प्रतिनिधि को, अध्यक्ष को भेज के और सारे सिस्टम को रिव्यू करवा रहे। तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है। और एक मंच में राहुल गांधी जी ने सबको ला करके ये साबित कर दिया कांग्रेस एक है, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, कुशासन को उखाड़ फेंकेंगे। अब अच्छा होता अमित शाह जी अगर उन गरीब जो आत्महत्या जिन किसानों ने की है उनसे मिलते, उनके परिवारजनों को राहत देते, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री कहते कि आप किसानों का कर्जा माफ किए, इन किसानों ने आपको वोट दिया, इन आदिवासियों ने आपको वोट दिया, भारी बहुमत के साथ जिस सरकार को सत्ता हासिल हुई है उसका परिणाम सामने नजर नहीं आ रहा। छोटा सा सवाल हो रहा है, मैं कम शब्दों में चाहूंगा आपसे कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पे चुनाव लड़ेगी बीजेपी। यहां पे भी कभी रोल मॉडल के रूप में गुजरात हुआ करता था, लेकिन अब जीतने का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से निकल रहा है, कि चाहे बूथ की मजबूती हो या उन उपेक्षित जो वर्ग रहे हैं, चाहे ओबीसी में हो, उन लोगों की नब्ज टटोलना। मुझे लगता है कि वो सारा आप लोगों ने भी देखा होगा। जीतने की वजह केवल ये हो कि आरोप है कि ईवीएम में छेड़छाड़ है। मुझे लगता है कि धरातल पे जो चीजें आ रही हैं उनको लेकर के भी बीजेपी एक्सरसाइज कर रही है। तो चुनौती तो आप ही लोगों के लिए बननी है। देखिए हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, चुनौती तो इनकी आंतरिक चल रही है। इनके कार्यकर्ता नेताओं के अंदर आपस में चुनौतियां बनी हुई हैं। हम तो जनता के बीच में है, जनता के सुख दुख में साथ है, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए कोई चुनौती तो सत्ता के लिए है और जनता ने मन बना लिया है। नहीं, अभी जनता ने मन बना लिया है मंच पर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। ये यूपी मॉडल से इनका क्या मतलब है? क्या जो छदम युद्ध ये लड़ते हैं, आखिर में सारा काम छोड़ करके मंदिर मस्जिद में लग जाते हैं, शमशान कब्रिस्तान में लग जाते हैं, जो दूसरे काम उसमें लग जाते हैं, और असली लड़ाई जो आमने सामने वाली उसको भूल जाते हैं। तो क्या ये यूपी का पैटर्न ये मानेगा कि ये सारे साल चुनाव के समय आएगा तो फिर वैसे ही कोई मुजफ्फरनगर कराएंगे, वैसे ही कोई दूसरा मामला उठाएंगे? तो ये जो बेसिक जो चीज है, हम तो जनता के बीच में धरातल पे हैं, ये ऊंचे उस आसन पे बैठे हैं, जमीन पे क्या तकलीफ है इनको कोई पता नहीं है। ये सिर्फ आप सारे चैनल्स पे इनको देखो, सारे चैनल्स इन्होंने मैनेज कर रखे हैं, सरकार को सरकारी सरकार दिखाया जा रहा है, और वास्तव में जनता परेशान है। आपको बांसवाड़ा की रैली से सबक लेना चाहिए, आपको जो है 12 की रैली से सबक लेना चाहिए। और जहां पायलट साहब अशोक गहलोत जी जा रहे हैं, जो जा रहे हैं 30-40 हजार तो कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं, जिलों में छोटी छोटी मीटिंगों में हो रहे हैं। तो जो जनता का जो आक्रोश है वो सामने आ रहा है, इससे आपको समझना चाहिए। आप जनता के दुख दूर को समझे, उसको दूर करें। जी, आप आक्रोश को मेंटेन रखिए। अगर ये आक्रोश ठंडा होगा तो बीजेपी के लिए फायदे की बात तो बढ़ता ही जाएगा, कम होने का कोई कारण नहीं। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पार्टी का जो बेस है वो दलित मतदाता है। बेशक आप 36 कौम की बात करते हो चाहे कहते हो, लेकिन हकीकत यही है। और
दलितों के नाम पे आपकी माननीय बहन जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कुर्बानी दे दी अपनी सदस्यता की राज्यसभा से कि बोलने नहीं दिया जा रहा, दलितों को दबाया जा रहा है। इसको लेकर के दलितों को अपने पक्ष में करना, दलितों में पैठ करना, दलितों में अपनी जगह बनाना, ये उत्तर प्रदेश के जीत के जो आधार थे उनमें से एक था। तो राजस्थान में क्या लगता है आपको? ये तो निश्चित रूप से संसद में सबने देखा। एक बात संसद में सबने देखा है। तो मैं कुलवाल साहब आपसे मुखातिब हो रहा हूं। देखिए योगेंद्र जी, मैंने पहले भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी एक, ये लगातार हम लोगों पे आरोप लगाया जाता है कि हम जातिवादी पार्टी हैं। हमारी पार्टी जातिवाद में विश्वास नहीं करती है। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीब सर्व समाज के जो लोग हैं ये उसकी पार्टी है। मायावती जी ने जो बात कही वो ये कही कि जब मेरे सभी भाइयों की बात को जो मैं कहने के लिए खड़ी हुई हूं और मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, और भारतीय जनता पार्टी, मतलब देखिए भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष का रोल तो अच्छा हो सकता है मगर सत्ता इनको करना आता नहीं है। आज इनके वहां पे जो मंत्री थे वो खड़े होकर 3 मिनट का समय दिया, उसमें बहन मायावती के जो गरीबों के नेता उसको बोलने नहीं दिया गया और किस किस प्रकार की बातें करते रहे। कैसे भी 3 मिनट पूरी हो जाए ये अपनी बात नहीं कह सके। बहन जी ने कहा कि मैं जिस समाज से आई हूं, देखिए हर आदमी अपने समाज की बात जरूर करता है। उन्होंने कहा जब मैं मेरे समाज की बात नहीं कर सकती हूं तो मुझे उस राज्यसभा में रहने से क्या फायदा। जब मैं गरीबों की रक्षा नहीं कर सकती हूं, जब मैं किसानों की सेवा नहीं कर सकती हूं, उनके लिए बोल नहीं सकती हूं, तो मुझे उस सदन में रहने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बहन मायावती ने उस सदन से इस्तीफा दे दिया। आज अब ये बोलते हैं कि समय कितना था, समय कितना नहीं था, तो ऐसे करो आप किसी आदमी को दिलवा दो इस्तीफा, अगर दिलवा सकते हो तो। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का कहने का तरीका अलग है और काम करने का तरीका अलग है। आज अमित शाह साहब उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच पैठ बनाने के तरीके की बात कर रहा हूँ। नहीं, यूपी की बात तो हो ही नहीं रही ना। अभी तो राजस्थान चुनाव के बाद राजस्थान चुनाव में यूपी फॉर्मूले को अपनाएंगे। अमित शाह ने साफ संकेत दिए हैं कि दलितों के बीच पैठ बनाएंगे। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी का मैटर है, हमें को क्या मतलब है? बीजेपी का, लेकिन योगेंद्र जी हमको आप बोल रहे कि हम दलितों की पार्टी के नेता है। आपने बोला, मैंने नहीं बोला। तो मैंने कहा नहीं, हम सर्व समाज के गरीबों के साथ हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि आपकी पार्टी का जो आधार है दलित मतदाता है और ये आप लोग जानते भी इस बात को, सब जानते, इसमें कहने नहीं करने की बात नहीं है। चलिए समय कम है, मैं मदन जी से बात करना चाहूंगा। राठौर साहब, दलित के घर पे भोजन करना एक बीजेपी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, चाहे मंत्री हैं, अभी राजनाथ सिंह जी ने भी किया, अमित शाह खुद झारखंड में कर चुके हैं, कई जो भी नेता आ रहा है वो किसी दलित के यहाँ पे भोजन जरूर कर रहा है। और जब अमित शाह से पूछा जाता है तो उनका कहना है कि किसी के यहाँ भोजन करने से उसकी स्थिति नहीं सुधर जाती है। तो वजह क्या है? कम से किसी को खुश करना। देखिए, हम लोग तो हमेशा ही दलितों के यहाँ भोजन करते हैं और हम कभी जाति पूछते भी नहीं है। हम बहुत सामान्य, हम सबका एक ही समान व्यवहार है सबके प्रति। ऐसा हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसी प्रकार का व्यवहार है। इसलिए हम आपसे एक बात बताए हैं कि हम लोग जब सामूहिक भोजन भी करते हैं, किसी के घर पे भी भोजन करते हैं, तो हम जाति ये कभी भेदभाव करते ही नहीं है। ये भेदभाव की राजनीति हम कभी नहीं करते हैं। और जो दलित की राजनीति करने वाले लोग हैं, आज अब बोल रहे हैं बोलने नहीं देते, आज सबसे ज्यादा वही बोल रहे हैं। और अब मायावती जी को तो पता था कि मैं अप्रैल में जा रही हूं, तो अभी इस्तीफा देके एक नौटंकी कर दी और एक सहानुभूति प्राप्त करने का एक नाटक मात्र था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। इसलिए उसको कोई गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। बड़े नेता आप जा रहे हैं, आप इतने बड़े नेता के, मैं ये बात देखिए, आप जो कुछ बोल रहे थे फरीदवाल जी, मैं सुन रहा था। आप गलत है। नहीं, मैं सुन रहा था ना, इस्तीफा नहीं दिया अभी आप, मैं सुन रहा था ना, आप चुप, आपने जो कुछ भी बोला मैंने सुना। अब आप मुझे सुन लीजिए ना। ये नौटंकी जो कर रहे हैं, ये नौटंकी ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। राज्य देश की जनता इस बात को जानती है। जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं शर्मा जी खुद ही कह रहे थे कि हम वो अभी आए, राहुल जी सबको एक मंच पे ले आए। मतलब कितने आपके गुट हैं जिनको एक मंच पे ले आए। आपको अब आप सुनो ना, अब आप सुन लीजिए। नहीं, आपको अब सुनना पड़ेगा। अब आप नहीं सुन रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। जब आपके इतने बिखराव हैं कि एक मंच पर आने से और आप इतने खुश हो रहे हैं कि अरे एक मंच में हाथ हो गए, तो इसलिए आपके लिए खुशी की बात हो सकती है। इसका मतलब आप में बिखराव भयंकर है। आप अपने परिवार को संभालिए। हमने अपने परिवार को सुदृढ़ करने की कोशिश की है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात,
आपने कहा कि वो बाहर हमारे केंद्र से जो पैसा आया और कहां लगा इनको पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप घर से बाहर निकलते नहीं है। घर से बाहर जब निकलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी सड़कें बन गई है, कितने गौरव पथ बन गए हैं, कितने और शौचालय निर्माण हो गए हैं, कितने पीएचडी के काम, वाटर वर्क्स के काम कितने हो गए, बिजली में हमें कितनी मजबूती प्राप्त कर दी है, कितने आत्मनिर्भर हम लोग बन रहे हैं, चिकित्सा के मामले में हमने कितनी प्रगति कर ली है, कितने मेडिकल कॉलेजेस हमने स्वीकृत कर दिए, बन गए वो। ये सब चीजें आप जब बाहर निकलोगे तो पता चलेगा ना कि हमने क्या काम किए हैं। अब हमारा सरकार ने बहुत काम किए, बहुत विकास के काम हुए, इसमें कहीं भी इस प्रकार की बात आप बाहर निकलोगे तो पता चलेगा। समय सिर्फ पूछ रहा हूं मैं, अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है गुजरात के मामले में हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। दूसरी रिपोर्ट आई है, कमाल कर रहे हैं, आपके समय में क्या स्थिति थी वो तो दूसरी रिपोर्ट, अरे हमें चरम स्थिति आपने दी थी। विकसित प्रदेश बन चुका है, मध्य प्रदेश विकसित हुआ है, राजस्थान विकसित हुआ है, बीमारू से हम बाहर निकल गए। अरे जो बीमारू प्रदेश है उससे हम बाहर निकले, आपने बीमारू कर दिया था। का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो हम चर्चा कर रहे थे अमित शाह के जयपुर प्रवास के दूसरे दिन की, और उनका जो दौरा है 3 दिवसीय, उसको लेकर के संगठन में जान फूंकने की कोशिश की गई है, ऊर्जावान बनाने की कोशिश की गई है। सत्ता पक्ष में इस वक्त बीजेपी है। अमित शाह का कहना है कि 18 और 19 के चुनाव जो है उससे पहले हम संगठन को एक अजेय संगठन के रूप में बनाएंगे, जिसके लिए पूरी कवायद की जा रही है। और 3 से 4 महीने या 5 महीने का जब वक्त आएगा उस वक्त पता लगेगा कि बीजेपी में क्या क्या मोटे काम हुए और किस तरह से जनता के बीच भाजपा ने अपनी गहरी पैठ बनाई है। चलिए, वक्त का इंतजार रहेगा, लेकिन चुनावी मूड में राजस्थान में कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर बस इतने, दीजिए इजाजत, नमस्कार।